हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीवन एक रेल के सफ़र पे। आइए फिर एक सफ़र पे चलते हैं। आइए आज हम एक एस्पिरेंट बोले या एक रेलवे स्टाफ बोले जो ऑलरेडी रेलवे में सिलेक्टेड हैं और उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की, जो अब ये बन चुके हैं टेक 1 अर्थात टेक्नीशियन 1 की श्रेणी में जाने वाले हैं। इनका मेडिकल वगैरह हो चुका है, इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब हो चुका है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट के हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के हैं और इन्होंने कैसे प्रिपरेशन की और जो इनके जो सक्सेस का मंत्र है वो हम आज जानने का प्रयास करेंगे। इन्होंने ग्रुप डी में भी सर्विस की है, हालांकि इनको कुछ समय हो चुका है। ग्रुप डी में भी अच्छी खासी इनकी सर्विस है और हम इनका एक्सपीरियंस जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए, ये हमारे मित्र भी हैं, साथ में कार्यरत भी हैं, कार्य भी करते हैं, तो इनके बारे में आज जानते हैं हम। तो सबसे पहले मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नितेश धुर्वे है। तो इनका जो नाम हुआ ये नितेश धुर्वे है। आप किस स्टेट से हैं और किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? मैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। चलिए बढ़िया। अगर हम आपकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें जो हमारी होती है 1 to 12 या 1 to 10 या 11-12, आपने कहाँ से की है? मैंने प्राथमिक शिक्षा अपने गांव से उत्तीर्ण किया हूँ। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा अपने ब्लॉक लेवल से और हायर एजुकेशन और ग्रेजुएशन अपने डिस्ट्रिक्ट से रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से उत्तीर्ण किया हूँ। तो देखिए इन्होंने, और आपने ग्रेजुएशन वगैरह भी किया है कि अपने टाइम पीरियड में? हाँ, ग्रेजुएशन किया हूँ, मैंने बीएससी किया हूँ रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से। तो इन्होंने बीएससी भी किया है रानी दुर्गावती कॉलेज से। और अगर हम इनके परिवेश के बारे में जानना चाहें तो आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी? मैंने लॉकडाउन के 2 साल बाद यानी कि 2022 से कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने 2022 से प्रिपरेशन चालू की थी। आप लोग इस चीज़ से समझ सकते हैं कि कभी भी किसी भी चीज़ के लिए आप लोग बोलते हैं कि समय बीत गया है और कमेंट भी करते हैं कि सर हमारा इतना समय हो गया, कंपटीशन में हमने इतना समय अपना वेस्ट कर दिया है। देखिए, वेस्ट कुछ नहीं होता, समय आप किसी चीज़ को देंगे तो वो आपकी ज़रूर होती है। इन्होंने हालांकि प्रिपरेशन है जो 2022 से स्टार्ट किया था। अब ये बताइए सर, आपने कौन कौन से प्रिपरेशन किए थे, किस किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किए थे? पहले तो मैंने मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट किया क्योंकि ये वनडे एग्जाम के ऑल एग्जाम के लिए फायदेमंद होती है। उसके बाद मैंने सीजीएल को टारगेट किया, सीजीएल एग्ज़ाम दिया, उसमें प्री क्वालिफाई किया लेकिन मेन से आउट हो गया। उसके बाद मैंने अपने एमपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया जिसमें मैं क्वालिफाई हो गया, उसमें भी सिलेक्ट हो चुका था। तो 6 महीने उसकी जॉब किया। उसके बाद मैंने जॉब में रेलवे का एग्ज़ाम भी दे चुका था तो उसमें भी सिलेक्ट हो चुका था। इस कारण मैंने एमपी पुलिस को छोड़कर इसको ज्वाइन किया हूँ। तो आप देख सकते हैं इन्होंने 2-3 एग्जाम को भी टारगेट किया। हालांकि इनका स्पेशल अगर हम बोलें तो एसएससी सीजीएल लेवल की इनकी प्रिपरेशन थी। अगर हम जैसे बहुत से स्टूडेंट हमारे साथ के एस्पिरेंट है या रेलवे स्टाफ है जो ऑलरेडी सर्विंग है, सर्विस दे रहे हैं, भारत सरकार को सेवा अपनी दे रहे हैं, तो हम इनसे पूछते हैं आपने मैथ्स किन किन सर से पढ़ा है? पहले तो मैंने मैथ्स पढ़ा था अपने बेस को मजबूत करने के लिए साहिल सर से पढ़ा था, साहिल खंडेलवाल सर से जी। उसके बाद मैंने मैथ्स का कोर्स गगन प्रताप सर का लिया था, उनसे तैयारी किया और रीजनिंग का तो यूट्यूब से उसको कंप्लीट किया। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने जैसे अगर हम बात करें तो इन्होंने मैथ्स के लिए कुछ बेसिक स्टार्ट किया था। जैसे साहिल खंडेलवाल सर हैं जो बेसिक से भी पढ़ाते हैं, आप लोग को पता होगा, यूट्यूब में भी वो जाने माने नाम है। आप लोग बोलते हैं कि बड़ी बड़े संस्थान वगैरह में कोचिंग वगैरह क्लासेस करके ही सिलेक्शन होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से हमारे साथ के एस्पिरेंट है जो गांव में भी रह के यूट्यूब की सहायता से इतना कुछ प्रिपरेशन करके इस अचीवमेंट तक पहुंचे। हालांकि इन्होंने फिर गगन प्रताप सर का भी मैथ्स लिया है तो प्रिपरेशन करते रहे। अब ये बताइए कि आपका जो पोस्टिंग था, आप पोस्टिंग पहले आप एमपी पुलिस में थे, उसके बाद एमपी पुलिस आपने छोड़ के हालांकि ग्रुप डी में आए, आपके साथ और भी एस्पिरेंट थे जो थे एमपी पुलिस छोड़ के आए हैं। अब ये बताइए कि एमपी पुलिस की अगर हम स्टेट लेवल की तुलना करें कि सेंट्रल लेवल से ग्रुप डी की जो इनकी सर्विस थी उसमें क्या क्या आपको अंतर देखने पड़ा? वर्क ऑफ नेचर क्या है, आपका वर्क कैसा है, आपको वहाँ से आराम है, प्रिपरेशन करने का समय मिल पाता है क्या? जी, मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि एमपी पुलिस और सेंट्रल लेवल की जो जॉब है ग्रुप डी की, इसमें सैलरी तो एमपी पुलिस की कम है लेकिन और सेंट्रल की पोस्ट ग्रुप डी की ज़्यादा है इसमें सैलरी, लेकिन अपने को आगे की प्रिपरेशन के लिए उसमें टाइमिंग कम होती है। जैसे कि अपने को कभी 12 घंटे की नौकरी करनी पड़ती है उसमें, और उसमें ड्यूटी का कोई टाइम नहीं होता एमपी पुलिस में। और रेलवे ग्रुप डी में ऐसा है कि अपने को प्रॉपर 8 घंटे ड्यूटी करनी है, उसके बाद 16 घंटे का टाइम आपका है, आपको जो करना है वो कर सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों, इन्होंने हालांकि एमपी पुलिस के साथ साथ ही इतने एग्जाम को टारगेट किया। इन्होंने ग्रुप डी में भी सिलेक्शन लिया है और इन्होंने एमपी पुलिस के बारे में जो स्टेट लेवल की जो जॉब है उसके बारे में भी बताया है कि एमपी पुलिस में इनको क्या सामना करना पड़ता था। उसमें ड्यूटी आवर्स का कोई फिक्स बाउंडेशन नहीं था कि इतने टाइम तक आपको ड्यूटी करनी है। तो आप लोग इस चीज़ से समझ सकते हैं कि स्टेट लेवल थोड़ा सा कहीं अगर सेंट्रल लेवल पे बात की जाए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगलेक्ट किया जा सकता है इस जॉब को भी। तो इन्होंने एमपी पुलिस को छोड़ा, इन्होंने ग्रुप डी को सिलेक्ट किया, वहाँ पे कुछ साल सर्विस किया एमपी पुलिस में और उसके बाद इन्होंने ग्रुप डी को भी ज्वाइन किया। अब ये बता रहे हैं कि टाइम पीरियड के बारे में इन्होंने बताया कि आप 8 घंटे अगर रेलवे में आ रहे हैं 8 से 9 घंटे, मैक्सिमम 9 घंटे या मिनिमम 8 घंटे तो आपको सर्विस करना है। वर्क और नेचर है, कहीं पे भी आपका काम कम या ज़्यादा हो सकता है, उस हिसाब से आप घर जा सकते हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट भी चलती है जो ये इन्होंने किया। यहाँ ओपन लाइन में है, वर्किंग है। आप सर बताइए, आप की जो पोस्टिंग है आपकी किस डिवीज़न, किस जोन में और कहाँ पे आपकी पोस्टिंग है वर्तमान में? मेरी पोस्टिंग जबलपुर डिवीज़न में कटनी एनकेजे में पोस्टिंग है और मैं ROH एनकेजे में कार्यरत हूँ। तो देखिए, जो हमारे ये नीरज भाई हैं, तो ये ROH डिपो जो बोला जाता है वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी पोस्टिंग हो चुकी है। और ये आपको कितना साल हो गया यहाँ ग्रुप डी में? मुझे 2 साल होने वाले हैं, 6 जुलाई को मेरे 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने 6 जुलाई से पोस्टिंग, मतलब इन्होंने जो अपना कार्यभार संभाला था और वर्क कर रहे हैं और आगे की प्रिपरेशन भी कर रहे थे। अब ये बताइए मुझे नितेश भाई कि आपने क्या लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन किया था पढ़ाई के उद्देश्य से, कि आप अगर जैसे बाय द वे बैचलर्स के साथ रहते हैं तो आपने लाइब्रेरी ज्वाइन किया है? लाइब्रेरी का क्या फ़ायदा हुआ आपको जीवन में, ये बताइए आप। मैं तो, मेरे साथ हम 3 पार्टनर लोग रहते हैं जिसमें पढ़ाई में डिस्टरबेंस होता था। इस कारण मैंने लगभग 6 महीने लाइब्रेरी में ज्वाइन किया था और मैं उस समय CGL की प्रिपरेशन कर रहा था। उसी टाइम इसका एग्ज़ाम आया ग्रेड 1 का। तो मैंने मैथ्स रीजनिंग तो ऑलरेडी कंप्लीट थी और साइंस बैकग्राउंड से है तो साइंस भी लगभग थोड़ी बहुत कंप्लीट थी, लेकिन 1.5 महीने के समथिंग मैंने साइंस की प्रिपरेशन किया और इसका एग्ज़ाम दिया जिसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, ये इनका हालांकि बेस मजबूत था, ये मैथ्स बैकग्राउंड से भी थे। इन्होंने जब SSC CGL वगैरह के लिए टारगेट किया तो आप लोग इस चीज़ को समझिए कि अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग एक बार पकड़ बना ली तो आगे वो सालों साल आपके होके रहेंगे, आपके काम आएंगे। और आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करना पड़ेगा GK GS या मैथ्स के, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ही होते हैं, आपको प्रैक्टिस और ये सब। अब ये बताइए नितेश भाई, आपने क्या सेट प्रैक्टिस वगैरह की या ऑनलाइन मॉक देने का प्रयास किया कभी? जी, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि इसका सिलेबस देखा मैंने, उसमें 35 अंक की जो थी बेसिक साइंस थी, 20 नंबर की मैथ्स थी और 20 नंबर का कंप्यूटर था, 15 नंबर की रीजनिंग थी और 10 नंबर का GK GS था। तो मैंने अपने सिलेबस को देखते हुए GK GS तो जो कि मैं पहले से पढ़ रखा था, तो मैंने चूँकि 10 नंबर का था तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। साइंस, मैथ्स और रीजनिंग और कंप्यूटर पे फोकस करके अपना ऑनलाइन कोर्स से 1.5 महीने साइंस मैग्नेट वाले सर हैं उनसे भी क्लासेस लिया, इस तरह अपनी प्रिपरेशन किया। तो देखिए, इन्होंने एक चैनल का नाम बताया साइंस मैग्नेट। हालांकि मैं भी उनका देखता था जब हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी 2018 वगैरह में वैकेंसी आना चालू हुई थी, तो मैंने भी उनके कुछ सेशन देखे थे। तो आप लोग साइंस के लिए उस चैनल को भी प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहाँ सेट प्रैक्टिस भी ऑनलाइन चलती है, आप देख सकते हैं। और अगर हम चर्चा करें, इन्होंने बताया कि ऑनलाइन सेट मॉक टेस्ट आपने दिया? मॉक टेस्ट मैंने टेक्स्ट बुक का लिया हूँ, उसी से अपने मॉक टेस्ट दिया करता था। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने मॉक टेस्ट वगैरह भी दिया है। हालांकि अगर हम इनके पारिवारिक जीवन में जाना के प्रयास करें तो आप ये बताइए कि आपकी फैमिली में जो फादर है क्या करते हैं और आपने किस तरीके से वो किया है यहाँ तक? मेरे पापा कृषि करते थे, अभी हाल ही में 2022 में सरपंच बने हैं, इसी तब से तो अभी 26 तक सरपंच रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, हालांकि इनके जो पिताजी हैं, इनके घर में कोई भी गवर्नमेंट सर्विस नहीं है। इनके पिताजी एक किसान है और अभी हाल फिलहाल में वो सरपंच भी बने। तो आप लोग इस चीज़ से समझ सकते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं सर हमारे पास पैसे नहीं है, या बड़े भैया हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है। तो साधन ना होते हुए भी यूट्यूब की सहायता से बहुत से लोग आजकल पढ़ाई कर रहे हैं और अपने अपने लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं। तो हमारे नितेश भाई भी हैं, अपनी जर्नी कर रहे हैं अभी। हालांकि कुछ दिन के बाद ये ग्रेड 1 में। आप सर कौन से डिपार्टमेंट या आपका डेजिग्नेशन क्या होने वाला है? मैंने बिलासपुर जोन से भरा था, उसमें वो सिग्नल की पोस्ट आई थी ग्रेड 1 की, उसमें जा रहा हूँ।
तो देखिए दोस्तों, इन्होंने बिलासपुर जोन भरा टेक्नीशियन 1 और सिग्नल की जो है डायरेक्ट ग्रुप डी से डायरेक्ट लेवल, इनका जो लेवल 1 की सर्विस थी ग्रुप डी में जो आप लोग जानते होंगे, उसके बाद डायरेक्ट लेवल आपका 5 में जा रहे हैं। तो देख लीजिए लेवल 5 की भी जॉब बहुत ही अच्छी है, आपका जो बेसिक वगैरह है बहुत ही अच्छा हो जाता है। हालांकि हम इनकी सैलरी स्लिप भी कुछ समय के बाद आप लोग को दिखाएंगे ताकि आप लोग भी मोटिवेट हों और अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से जारी रखें। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और जीवन एक रेल के सफर में हम फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक ये अपने ये छोटे से परिवार को बढ़ाने का प्रयास करें और जो भी लोग डिमोटिवेट होते हैं उनको एक सलाह है कि डिमोटिवेट नहीं होना है। हालांकि नीतीश भाई से भी हम पूछ लेते हैं जाते जाते एक प्रश्न कि आप प्रिपरेशन के समय में कभी डिमोटिवेट हुए हैं? डिमोटिवेशन तो आता ही रहता है, जैसे कि आप मॉक दो, उसमें कम नंबर आते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन छोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से आपका ही नुकसान है। थोड़े थोड़े डेली थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए जिससे कि आपका मॉक में नंबर बढ़े। तो इस प्रकार आपको धीरे धीरे मोटिवेट होना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, डिमोटिवेशन एक ये जो बहुत से स्टूडेंट या एस्पिरेंट है या हमारे छोटे भाई भी हैं वो भी डिमोटिवेट होते हैं। तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा अपना कदम बढ़ाना है। हालांकि हम ये नहीं बोलते कि एक दिन में पहाड़ उलट दो, ये एक कहावत है बुजुर्ग हमारे जो कहते हैं, पर आप लोग को थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाना है। अगर एक दिन में कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, कल फिर प्रयास करें, कल नहीं आ रही परसों फिर प्रयास करें। हर चीज़ को कम से कम 2 या 3 बार आपको रिवाइज करना है, जिससे आपका बेस भी मजबूत होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और नीतीश भाई को थैंक यू।